बेटा जहां तक कल हमने पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। वी वर डिस्कसिंग प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हमने ये देखा कि अगर किसी इंडक्टर के अक्रॉस हम ईएमएफ अप्लाई करते हैं ई, और वो अगर E0 इंटू साइन ओमेगा टी है, तो जो करंट होगी आई वो आ गई थी -I0 इंटू कॉस ओमेगा टी, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसी को हमने लिखा था I0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2, जस्ट उनको कंपेयर करने के लिए। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब ध्यान से इसको हम कंक्लूड करेंगे। यहीं तक किया ना कल, ईएमएफ और करंट को हमने एक्सप्रेस कर लिया है। इन दोनों इक्वेशंस को देख के हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? देखो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं ग्राफिकली, अगर मैं इस ईएमएफ को रिप्रेजेंट करूं, यू विल सी इट इज ए साइन वेव। तो मैं साइन वेव बनाऊंगा ऐसे, दिस इज ईएमएफ। मैं अलग से बना के दिखाता हूं, आप नहीं तो एक ही बना सकते हो। देखो, यहाँ ये जो I0 हमने लिखा था, ये किसकी जगह लिखा था? E0 डिवाइडेड बाय XL, और हमने क्या डिस्कस किया कि XL इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब अगर इस वाले इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ये देख के ग्राफ बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ओमेगा टी वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ओमेगा टी माइनस π/2 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। या फिर ये देखो, जो कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है या कॉस ग्राफ है, वो आपको बताया था यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर से cos 0 1 होता है, लेकिन ये तो माइनस है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। माइनस कॉस ओमेगा टी है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस इज I0। तो बेटा इन इक्वेशंस को देख के फ्रॉम 1 एंड 2, फिर मैं फेजर भी बनाता हूँ। यहाँ साइन ओमेगा टी है और यहाँ है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। सो फ्रॉम 1 and 2 we conclude that in a purely inductive circuit, the current lags behind EMF by π/2। या तो हम ये बोले करंट लैग्स बिहाइंड, क्योंकि माइनस π/2 है, या ऐसे भी बोल सकते हैं, और द EMF लीड्स करंट बाय π/2। किसी भी तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हो। EMF लीड्स करंट बाय π/2। EMF जो है उसमें ओमेगा टी है और इसमें ओमेगा टी माइनस π/2 है, या EMF लीड्स करंट बाय π/2 और करंट लैग्स बिहाइंड EMF बाय π/2। इट इज वन एंड द सेम थिंग। ए बी से आगे है या बी ए से पीछे है, जैसे मर्जी बोलो। सो व्हेन वी से लैगिंग बिहाइंड, तो ये जो लीडिंग और लैगिंग है ये इन टर्म्स ऑफ एंगल है। ठीक है, कौन सा एंगल? ये साइन। किसी भी इक्वेशन में, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, साइन या कॉस का जो भी आर्गुमेंट होता है उसी को फेज एंगल बोलते हैं, फेजर पोजीशन। मतलब जब ईएमएफ 0 है, करंट अभी एस्टेब्लिश नहीं, माइनस है, फिर ईएमएफ मैक्सिमम हो गई, करंट 0, फिर दिस इज
द फेज रिलेशनशिप। और अगर हमने फेजर डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना है, यू मस्ट नो फेजर डायग्राम में हम क्या करते हैं, वोल्टेजेस और करंट को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है, या अगर आप इक्वेशंस नहीं भी देखना चाहते, आपको इन इक्वेशंस के बेसिस पे ये जो कंक्लूजन निकाला है इसको जस्टिफाई कर लेना। देखो, ये अगर ईएमएफ का फेज है तो करंट का फेज इससे 90 डिग्री पीछे होगा, दिस विल बी करंट, एंड ये क्लॉकवाइज एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है π/2 डिग्री का फेज डिफरेंस। अगर करंट लीडिंग होती तो ये इधर होना था करंट, ठीक है। तो फेजर में हम क्या करते हैं, फेजर में हम वोल्टेजेस और करंट को रिप्रेजेंट करते हैं एरोज की हेल्प से। दिस इज अबाउट ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ये हमारा कंक्लूजन जो है ये रह गया था, ये करना पड़ा, ठीक है। तो प्योरली जो रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट में ईएमएफ और करंट सेम फेज में होते हैं। इंडक्टिव सर्किट में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर ये लीडिंग लैगिंग नहीं भी बोलना तो डायरेक्टली हम बोलेंगे देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और π/2 रेडियन। इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2 between EMF and current। EMF और करंट के बीच में π/2 फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि वो लीडिंग है या लैगिंग है, कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है और कौन सी क्वांटिटी जो है दैट इज लैगिंग बिहाइंड। इन द सिमिलर वे, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेट अस डिस्कस अबाउट प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अगर एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, उस कैपेसिटिव सर्किट में हम अप्लाई करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ये आपके पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस सपोज हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा लेते हैं। Let the alternating EMF applied across a pure capacitor is E equal to E naught sin omega t, E equal to E0 sin omega t। अब कैपेसिटर में क्या होता है बेटा, जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर की चार्जिंग होती है। हाल तो डीसी में अलग तरह की चार्जिंग होती है, एसी में क्या होता है वो फ्लक्चुएशन होती रहती है, क्योंकि एसी जो ईएमएफ हमने अप्लाई किया इसका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हुआ। लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, at any instant if q is the charge across the capacitor plates, if q is the charge across the capacitor plates, then we write q equal to cv। लेकिन यहाँ v की जगह हमें e लिखना है। ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है, मतलब हर मोमेंट पे चेंज होता है ना, क्योंकि हर मोमेंट पे ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, सो एवरी मोमेंट चार्ज इज चेंजिंग, सो दैट इज व्हाई दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज। फिक्स नहीं है ये, क्योंकि ये ई फिक्स नहीं है, साइन है ना यहाँ, तो ये कम ज्यादा हो रहा है तो ये भी उसी हिसाब से कम ज्यादा होगा। इसलिए V नहीं लिखेंगे, हम E लिख लेंगे,
एंड वी नो ई है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। अब देखो बेटा, हमारा क्या पर्पस था, आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो, इस तरह के एनालिसिस में हम कुछ ईएमएफ अप्लाई करते हैं और फिर करंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कभी ओम्स लॉ से फाइंड किया हमने, जैसे रेजिस्टर था, फिर हमने फैराडे लॉ से फाइंड किया किसी इंडक्टर में। यहाँ देखो, सिंस ये वेरिएबल चार्ज है, सो हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मिलेगा डी क्यू बाई डी टी, उसी को तो आई बोलते हैं। ठीक है, यहां मैं लिख सकता हूं Q इक्वल टू सी ई जीरो इंटू साइन ओमेगा टी। देन व्हाट वी डू, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to time, that is t। दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएट करें तो मिलेगा बेटा डी क्यू बाई डी टी। देयरफॉर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी ई नॉट इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। सी तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, ई जीरो भी पीक वैल्यू कांस्टेंट होती है। बेटा ये जो डी क्यू बाई डी टी है क्या बन जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज इंस्टेंटेनियस करंट आई, कांस्टेंट करंट नहीं है ये भी। और ये आपको इस इक्वेशन को देख के भी पता चलेगा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विल बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। दिस वे आपका ये जो एक्सप्रेशन होगा दैट वुड बी इक्वल टू ओमेगा सी इंटू ई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है बेटा, अब देखो वी नो की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, याद है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। XC अगर 1 बाय ओमेगा सी है तो ओमेगा सी क्या हुआ, 1 बाय XC नहीं हुआ। तो इसकी जगह, इस ओमेगा सी की जगह अगर मैं 1 बाय XC लिख लूं तो ये बन जाएगा 1 बाय XC इंटू ई जीरो तो है, ये तो ऊपर ही है वो, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। यहां तक देख लो पहले, फिर आगे को देखता हूं। बेटा जो यहाँ हेयर ई जीरो बाय XC जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई जीरो से, क्योंकि वोल्ट अपॉन ओम है ना, XC का यूनिट तो हमने फाइंड किया था कल। ई तो है ही वोल्टेज, इसको बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ करंट या पीक करंट, मतलब मैक्सिमम करंट। तो अगर हम ई जीरो बाय XC को आई जीरो बोले तो आई क्या बन गया, ये लेफ्ट साइड में आई है देखो, देयरफॉर आई इक्वल्स टू ई जीरो बाय XC क्या है, आई जीरो कॉस ओमेगा टी। एंड इस इक्वेशन को अभी तो रहने दें, इक्वेशन 1 थी हमारी, देखो इक्वेशन 1 थी E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी जो इक्वेशन 2 आ गई इसको भी मैं उसके जैसा बनाने की कोशिश करता हूं। इट विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। आई इक्वल टू आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं।
फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड की जो देखो यहाँ साइन ओमेगा टी था और यहाँ है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. वी कंक्लूड दैट from 1 and 2 we conclude that in a purely capacitive circuit the EMF lags behind current by pi by 2. और ऐसे भी बोल सकते हो करंट लीड्स EMF by pi by 2. ठीक है, यहां पर भी फेज डिफरेंस जो है वो pi by 2 ही है. तो अगर इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, ये है हमारा EMF, E नॉट उसकी मैक्सिमम वैल्यू है. और देखो I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी. इसे देख के ग्राफ बनाना आसान रहेगा. आपने जो करंट का ग्राफ बनाना है वो कॉस वेव बनानी है. कॉस वेव मतलब जो मैक्सिमम से स्टार्ट, जो 1 से स्टार्ट हुई, कम्स टू 0. जब ये 1 तो ये 0, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, फिर ये 1 हुआ तो ये -1 हुआ तो ये +1 हुआ, ये -1 हुआ तो ये 0 होना चाहिए, और ये 0 तो ये +1. इसको बोलते हैं 180 डिग्री का फेज डिफरेंस. बेसिकली 180 डिग्री फेज डिफरेंस आप ऐसे भी समझ सकते हो. साइन या कॉस की वैल्यू 0 से 1 जाने में 90 डिग्री का चेंज होता है एंगल. जैसे साइन 0 0 है, साइन 90 1 है, तो 0 से 1 गई वैल्यू, एंगल 0 से 90 गया. या -1 से 0 या 0 से -1 हमेशा 90 डिग्री. देखो ये 0 to 90 तो वैल्यू जा रही है 0 से 1. इधर 0 से 90 हुआ, इधर 0 से 1 हुआ, फिर इधर 90 to 180 अगेन 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये वैल्यू 1 से 0 हो गई. फिर अगले 90 डिग्री में 0 से -1 हो गई, अगले 90 डिग्री में फिर से -1 से 0 हो गई. तो जब भी इस तरह का चेंज हो, ऐसे 0 1 0 -1 0, तो ये 90 डिग्री के बाद आता है. तो आप इसीलिए बोल सकते हो, देखो EMF 0, ये 1, तो 90 डिग्री फेज डिफरेंस. क्योंकि साइन और कॉस की बेसिक नेचर सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस है उनके बीच में फेज डिफरेंस है. ठीक है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है कि दोनों एक साथ स्टार्ट नहीं होते, दोनों एक साथ खत्म नहीं होते. E0/XC कैसे आया बेटा? ओम्स लॉ से. I0 मैंने कैसे लिखा? I0 is equal to E0/XC. This is actually Ohm's law for a capacitor. अगर आपको याद हो तो कल भी लिखा था I0 इक्वल टू E0/XL था, तब हम इंडक्टर की बात कर रहे थे. तो XL और XC दोनों हैं तो ऑपोजिशन, तो XL जो है वो भी ओम में है, ये भी ओम में है. अगर आप यूनिट के बेसिस पे भी देखो तो EMF क्या है? वोल्ट. और XC क्या है? ओम. तो वोल्ट पर ओम. ठीक है. और अगर आपने फेजर बनाना है, ठीक है ध्रुव, पता चल गया? फेजर बनाना है, ये पहले EMF तो बना लो, और करंट इससे 90 डिग्री आगे है. दिस इज 90 डिग्री. ये ऐसे पर दिखना भी चाहिए, थोड़ा जस्टिफाई होना चाहिए. ये 90 डिग्री है. ये नहीं है कि आप ऐसे बना के बोलो जी ये 90 डिग्री है, वो दिखेगा. ठीक है. तो ये इंडिविजुअल सर्किट्स आ गए. थोड़ा सा मैं और आइडिया दूंगा कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर है, फिर उसी के बेसिस पे आप खुद कर सकते हो आगे.
इसको बोलते हैं सीरीज एलआर सर्किट। सीरीज एलआर सर्किट में एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर सीरीज में होते हैं। और इन दोनों के अक्रॉस हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स जो है वो लगा देंगे। बेटा आई की पीक ज्यादा होगी या ई की पीक ज्यादा होगी वो डिपेंड करता है एक्स सी की वैल्यू पे। क्योंकि एक्चुअली तो ऐसे लिख रहे हैं ना, आई जीरो इज इक्वल टू ई, कोई ऐसा जनरल रूल नहीं है, ई जीरो बाई एक्स सी। अगर एक्स सी बहुत छोटा हुआ तो आई जीरो ज्यादा होगा, और अगर एक्स सी बड़ा हुआ तो आई जीरो कम होगा। अगर बराबर हुए तो आई जीरो का मैग्नीट्यूड और ई, अगर मान लो एक्स सी 1 है, 1 ओम, तो आई जीरो इज इक्वल टू ई जीरो। ठीक है, बट जनरली हमारे पास रेजिस्टेंस 1 से बड़ा ही होगा। एक्स सी कैन बी ग्रेटर देन और लेस देन, बट आर जो है वो तो हमेशा कंफर्म्ड है कि वो तो 1 से बड़ा ही है। एल और आर दोनों हैं यहाँ पर, हमने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई वही करनी है, सोर्स वही है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा अगर तो यहाँ दोनों रेजिस्टर होते, देखो यहाँ वेक्टर एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों रेजिस्टर होते तो हम बोलते यहाँ से हमने वोल्टेज लगाई है, एक वोल्टेज यहाँ है, एक वोल्टेज यहाँ है, तो अब क्या बोलते हैं, याद करो, ई इक्वल टू वी एल प्लस वी आर। सीरीज में क्या होता है, यहाँ से जो वोल्टेज वी लगाई इट इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, एक और होगा तो प्लस वी थ्री। लेकिन यहाँ पर वो एनालिसिस नहीं चलेगा बिकॉज ऑफ द फेज डिफरेंस। फेजर देखो, फेजर का इंपॉर्टेंस देखो, अगर अगर ये करंट है, सपोज करते हैं कि करंट का फेजर है, मतलब हमें करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ दिख रही है, तो वी आर भी इधर ही होगा, क्योंकि जो रेजिस्टर में वोल्टेज होती है वो सेम फेज में होती है जो करंट के। इस सीरीज सर्किट में करंट तो सेम ही फ्लो करेगी। और जो वी एल है वो करंट से 90 डिग्री आगे है। वीएल करंट से 90 डिग्री आगे है या वीएल वीआर से 90 डिग्री आगे है, एक ही बात हुई। बिकॉज देखो दोबारा से, ये अगर करंट की डायरेक्शन है तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर भी यही डायरेक्शन होगी, राइट? क्योंकि किसी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। और जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो तो करंट से 90 डिग्री आगे, तो 90 डिग्री आगे ये बना दिए, राइट? तो हम ये भी तो बोल सकते हैं इन अ वे कि जो वी आर है उससे वी एल वुड बी 90 डिग्री अहेड ऑफ इट। ठीक है, दैट इज वाई दीज डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट। तो अगर रेजिस्टर होता तो हम बोलते ये ईएमएफ किसके बराबर है, वी एल प्लस वी आर, अगर दोनों रेजिस्टर होते तो। बट यहां पर आपको ये ईएमएफ कैसे मिलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर्स की तरह। तो जो ईएमएफ हम अप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। कैसे आ गया ये वाला एक्सप्रेशन, पता है ना? जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एक वेक्टर P एक वेक्टर Q, तो इनका रिजल्टेंट R जो है दैट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो अभी अगर ओम्स लॉ अप्लाई करें, ओम्स लॉ, we can say VR is equal to I into R, VL is equal to I into XL। रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस, इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, पता ना? सो क्या बनेगा ये, स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर विल बी आई स्क्वायर आर स्क्वायर, वी एल स्क्वायर विल बी आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। कैसे, वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को यहाँ इंडक्टर के केस में हम रिएक्टेंस बोलते हैं। बस इसी इक्वेशन को आप देखें, ये मैं दोबारा से बना दूंगा। तो E आपके पास बनेगा आई स्क्वायर में से आई आ जाएगा रूट से बाहर, इट विल बिकम आर स्क्वायर
plus XL square, which means that E by I equals to square root of R square plus XL square. बटा R तो रेजिस्टेंस है, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है, E by I सिर्फ पहले जब भी किसी क्वांटिटी की नेचर पता करनी है सबसे पहले उसका यूनिट फाइंड करो, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। E by I का यूनिट क्या होना चाहिए? वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है? ओम होता है। इसका मतलब E by I जो है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस तो हम तब बोलते हैं जब एक कंडक्टर हो। अगर एक इंडक्टर होता है तो हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहां क्या बोलेंगे देखना, हियर E by I is equal to Z. What is E by I? यहाँ E by I जो है वो Z के बराबर है, और Z को बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज सिमिलर वर्ड ऑफ रेजिस्टेंस। इम्पीड करना मतलब रोकना। व्हाट इज इम्पीडेंस? इट इज द नेट ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय एन एसी सर्किट। सर्किट लिख रहा हूं अब मैं। सर्किट मीन्स जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे। अगर एक कंपोनेंट होगा तो हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ LR सर्किट है, तो इस LR सर्किट की जो ऑपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ LR सर्किट। तो यही एक्सप्रेशन देखना था कि जो Z है LR सर्किट के लिए, Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस, बट इसी XL को आपको कल मैंने डेफिनेशंस में भी बताया, इसी XL को आप ओमेगा L लिखोगे तो ये बनेगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये किसका एक्सप्रेशन है? किसी LR सर्किट के इंपीडेंस का। अगर बेटा इस इक्वेशन को देख के मैं बोलूं कि इस इक्वेशन को क्या हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस। यहां से देखो, Z स्क्वायर will be equal to R square plus XL square। ये R, ये XL, ये हुआ ना Z। देखो जस्टिफाई हो गया। Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये भी जस्टिफाई होगा। देखो करंट तो सेम है ना, ये हुआ VR और ये हुआ VL और ये हुआ E। इस VR की डायरेक्शन तो वही है जो करंट की है, और इस VL की तो करंट से 90 डिग्री आगे है। तो आगे है ना, अगर करंट की ये डायरेक्शन है तो VR की यही और VL की आगे 90 डिग्री। ये एंगल फाई किसके बीच में है? हमारा जो रिजल्टेंट EMF या अप्लाइड EMF और करंट, क्योंकि करंट की ये डायरेक्शन है। तो अगर हम फेज डिफरेंस फाई बोले, इफ फाई इज द phase difference between EMF and current, then tan phi will be equal to XL by R। ऐसे लिख सकते हैं, देखो VL by VR perpendicular by base। VL is I into XL and VR is I into R। I कट जाएगा, tan phi will be equal to XL by R। बेटा ये जो इस तरह से हम ट्राइंगल बना के एनालिसिस करते हैं, या ये ट्राइंगल जो बन गई, इस ट्राइंगल को इम्पीडेंस ट्राइंगल बोला जाता है। दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस ट्राइंगल।
ठीक है, ये है हमारा सीरीज LR सर्किट। लेकिन जो मेन सर्किट है वो है सीरीज LCR सर्किट। थोड़ा सा एनालिसिस आज हम स्टार्ट कर देंगे, एटलीस्ट Z तो फाइंड करेंगे, और बाकी जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो हम कल देखेंगे। क्योंकि जो Z फाइंड करना है वो तो सिंपली इम्पीडेंस ट्राइंगल के बेसिस पे, फेजर के बेसिस पे ही हो जाएगा। सीरीज LR सर्किट में वी हैव all the three components in series। R पहले बना लो, L at C, and here we apply source of alternating EMF। आप सबको अभी R के बारे में भी पता है, L के बारे में भी पता है और C के बारे में भी पता है। मैं आपको कुछ काम दे रहा हूं, मुझे R by L, R into C, L by R लिखता हूं, और रूट ऑफ LC, इनके यूनिट्स बताने हैं कल आपने। या इनके यूनिट्स बताओ या इनके डायमेंशंस फाइंड करके, बस एक ही बारी करना पड़ेगा आपको। मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, बट आई वांट कि आप खुद करें एक बार। L by R का यूनिट क्या होगा, R इंटू सी का यूनिट क्या होता है, और रूट ऑफ LC का यूनिट क्या होता है। ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू, छोटा सा है। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द सेम टॉपिक जो चल रहा था। यहाँ से करंट आई फ्लो करेगी, क्योंकि सीरीज में है तीनों। बेटा जब करंट आई फ्लो करेगी तो इस करंट के कारण यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा VR, यहाँ होगा VL, और यहाँ होगा VC। अक्रॉस द कैपेसिटर इट इज VC। ठीक है, और अगर फिर से हम ओम्स लॉ की बात करें, ओम्स लॉ की ही बात करें यहाँ भी, तो बोलेंगे VR इक्वल्स टू I इंटू R, VL इज इक्वल टू I इंटू XL, VC इज इक्वल टू I इंटू XC। रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस, इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फेजर समझो, अगर ये करंट का फेजर है तो VR का भी यही होगा। वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड में नहीं आप उलझ जाओगी बड़ा या छोटा। VL, द इंपॉर्टेंट इज फेज डिफरेंस। VL किधर होगा, ये आपने लिख लिया ना, ये हटा देता हूँ। फेजर बनाना, देखो दिस इज VR और यही है VIB, दिस इज VL जो कि 90 डिग्री आगे है, एंड दिस इज VC जो कि 90 डिग्री करंट से पीछे है। क्या होता है, किसी इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2, और कैपेसिटर में करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। अब यहां हमारे पास तीन फेजर हो गए, इनफैक्ट चार हैं, लेकिन हम दो तो सुपर इम्पोज कर ही देते हैं, तो हटा ही दो चाहे इसको आप, क्योंकि करंट और VR तो सेम फेज है। तीन का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते डायरेक्टली इन वन शॉट, हम पहले दो का निकालते हैं। कौन से दो का यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं, देखो VL और VC का, या तो VL माइनस VC होगा, और या VC माइनस VL, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है। ऐसे लिखे, द फेज डिफरेंस बिटवीन VL एंड VC इज 180 डिग्री। Therefore, if लिख रहा हूं मैं, अगर VL VC से बड़ा है, then effective voltage along y-axis is Vy equals to VL minus VC। अगर VL बड़ा है तो, अगर VC बड़ा हुआ तो VC माइनस VL। ठीक है, अब एक ना एक चीज अगर बराबर हुए तो जीरो, बट पहले हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि VL VC से बड़ा है, फिर आगे देखते हैं।
देखो अगर VL माइनस VC हम बोल रहे हैं तो ये इधर होगा VL माइनस VC, क्योंकि अगर VL को बड़ा एज्यूम किया है तो इनका रिजल्टेंट तो VL की तरफ ही होगा और VR इधर ही है। इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, वो है हमारी अप्लाइड EMF। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ वेक्टर लॉज एप्लीकेबल है, स्केलर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फेज डिफरेंस, क्योंकि उनकी नेचर बेसिकली वेक्टर्स की तरह है। तो अप्लाइड EMF E जो है that would be equal to square root of VR square plus VL minus VC होल स्क्वायर। एक वेक्टर आ गया, ये है तो स्केलर, और दूसरा आ गया VL माइनस VC। देयरफॉर E आपके पास रहेगा VR स्क्वायर, हो गया IR का होल स्क्वायर, I इंटू XL माइनस I इंटू XC का होल स्क्वायर। इट मीन्स E इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I स्क्वायर R स्क्वायर I स्क्वायर इंटू XL माइनस XC होल स्क्वायर। I फिर से कॉमन, and here it is square root of R square plus XL minus XC होल स्क्वायर। तो देख लो यहां से E by I क्या बन जाएगा, तो E by I फिर से हम Z सेम है, सिर्फ अभी यहाँ XL की जगह XL माइनस C है। तो इम्पिडेंस ऑफ LCR सर्किट, एक ऐसा LCR सर्किट जिसमें इंडक्टर का ज्यादा डोमिनेंस है, तभी तो VL बड़ा लिया VC से, मतलब इंडक्टर इज मोर डोमिनेंट। अच्छा एक चीज अगर आप थोड़ा टेक्निकली देखें, इम्पिडेंस कितना आ गया, इम्पिडेंस ऑफ LCR सर्किट आ गया स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर XL माइनस XC स्क्वायर। हमने एज्यूम किया कि XL या VL VC से बड़ा है तो ये आया। अगर हम ये एज्यूम करते कि VC VL से बड़ा है तो यहाँ आना था XC माइनस XL होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यू डू 3 माइनस 6 होल स्क्वायर और 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर करना है तो कोई फर्क नहीं है, 9 9। ठीक है, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा कि ये सर्किट डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंस किसकी है, इंडक्टर की या रेजिस्टर की। रेजिस्टर की ऑपोजिशन को रेजिस्टेंस, इंडिविजुअली एक इंडक्टर की ऑपोजिशन को इंडक्टिव रिएक्टेंस, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बना इनका, कैपेसिटर की भी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो जो पूरा कंबाइंड सर्किट है उस कंबाइंड सर्किट की जो ऑपोजिशन है उसको इंपिडेंस बोलते हैं, एंड यूनिट उसका E by I है तो ओम ही होगा। ये एक्सप्रेशन है अगर सीरीज LCR सर्किट होगा तो। और अगर आप यहाँ इंपिडेंस ट्राइंगल बनाओ, इंपिडेंस ट्राइंगल बनाओ तो यू विल मेक द ट्राइंगल लाइक दिस, R XL माइनस XC Z 5। ठीक है, तो इस इक्वेशन का अगर आप दोनों तरफ से स्क्वायरिंग करोगे यही आ जाएगा। और अगर tan phi देखोगे, यहां से मैं स्टार्ट कराऊंगा कल वाली क्लास, ये और ये दो एक्सप्रेशन, XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। ठीक है, इतना करो आज, विल स्टार्ट फ्रॉम दीज एक्सप्रेशंस टुमारो। क्या यहाँ ये तो पता चल गया कि XL और XC में से जो मर्जी बड़ा हो Z का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। द ओनली डिफरेंस इज कि अगर यहाँ पर आ रहा है Z ऐसे तो दूसरे केस में ऐसे आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल।